चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 मध्यमान प्रमेय का सेकंड पार्ट। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन और थ्योरम सॉल्व कर लिया था। तो देखते हैं पांचवा क्या है। मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए। अंतराल दे रखा है x की पावर x का क्यूब -5x² -3x और ये इंटरवल दे रखा है a = 1 एंड b = कितना 3। ठीक है। f' c = 0 के लिए c बिलोंग्स टू 1 3 को हल कीजिए। यही लिखा हुआ क्वेश्चन। मध्यमान प्रमेय हमको सत्यापित करनी है ना। तो क्या था स्टेप 3 स्टेप में ये सॉल्व होता है। स्टेप फर्स्ट में ये देखो जो फंक्शन दे रखा फलन जो है ये कैसा है, एक बहुपद है। ठीक है। तो यहाँ लिखोगे f(x) एक बहुपद है। क्या है? बहुपद है। अतः अंतराल 1 3 पर सतत तथा अंतराल 1 3 पर अवकलनीय होगा। क्या होगा? अवकलनीय होगा। ये तो हमारा पहला स्टेप हो गया। और सेकंड स्टेप क्या होता है? स्टेप सेकंड मध्यमान प्रमेय में क्या करना होता है, f(a) और f(b) को हम नॉट इक्वल दिखाते हैं ना। तो f(a) देखो कितना है 1, तो एक जो है इसी में रखा जाएगा। ठीक है। रखो 1³ -5² -3 × 1, तो ये आ जाएगा 1 -5 - 3 = 8 - 1 7। कितना आ गया? -7। ठीक है। अब f(v) निकालेंगे। ठीक है। v कितना है? 3 है। f(v) तो यहाँ रखोगे 3 रखोगे 3 × 3 = 9 × 3 = 27। 3 रखोगे 3 × 3 = 9 और 5 × 45 और ये 3 3 से 9 हो जाएगा। चलो इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा और घटाओगे तो -27। ठीक है। तो यहाँ पे देखो f(a) नॉट इक्वल f(b). f(a) जो है f(b) के बराबर नहीं है। ठीक है। f(a) f(b) के बराबर नहीं है। ठीक। अगर बराबर नहीं है तो मध्यमान प्रमेय तो यही कहती है ना कि f(a) और f(b) क्या होना चाहिए? बराबर नहीं होगा। अब स्टेप थर्ड देखते हैं। स्टेप थर्ड में क्या करना होगा? f(c) निकालेंगे। f'(c) तो पहले f(x) लिख लो। x³ -5x² -3x। एक बार डिफ्रेंशिएट करो, ये आ जाएगा हमारा कितना 3x² माइनस कितना 10x और -3। ठीक। अगर हमें f'(c) निकालना हुआ तो यहीं पे 3c² -10c -3 आ जाएगा। और f'(c) की वैल्यू होती है, f'(c) की वैल्यू क्या होती है? fb -fa/b -a = ये देखो कितना है 3c²। ये 3c² -10c -3। ठीक है। नहीं दिख रहा? देखोगे ये देखो यहाँ से देखो b की वैल्यू कितना है। देखोगे b की वैल्यू कितना है, यहाँ से देखो f(b) की वैल्यू कितना है -27। a की वैल्यू कितना है माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। b की वैल्यू 3 -1 ये आ जाएगा 3c² -10c -3। भाई साहब ये कितना आएगा? कितना? -20/2 3c² -10c -3 तो ये आ जाएगा 10 और ये 10 उधर जाएगा तो +10 हो जाएगा। +10 से -3 माइनस करेंगे तो 3c² -10c +7। इसका फैक्टराइजेशन करेंगे स्प्लिटिंग मेथड से। बीच वाले पार्ट को 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। 3c² -7c -3c +7 = 0। ठीक है। इतना समझ में आया? देखो 7 3 10 हो जाएगा और 7 3 21 हो गया। कॉमन करते हैं। c कॉमन है 3c - 7, 1 कॉमन है 3c - 7।
3c माइनस 7 c माइनस 1। यदि 3c माइनस 7 इक्वल टू 0 तो c इक्वल टू 7/3, और यदि c माइनस 1 इक्वल टू 0 तो c इक्वल टू 1। अब देखो ये जो वैल्यू आई है ये 1 और 3 के बीच में है, इंटरवल 1 और 3 के बीच में है। 7/3 का मतलब कितना होता, 2 दशमलव कुछ ना, तो 2.3 इसके बीच में होगी ना। तो यहाँ लिख दो अतः मध्यमान पर में परिभाषित हुई या सत्यापित हुई। अतः मध्यमान पर में सत्यापित हुई। ठीक है, ये हो गया। बात समझ में आई? चलो नोट कर लो इसको। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3। अभी ये नहीं हुआ था। थर्ड नंबर क्या कह रहा है, एफ सच दैट -5 और ये 5 to r ये दे रखा है। कह रहा है एक संतत फलन है। कैसा फलन है? सतत फलन है। ठीक है, कैसा फलन है? फलन कैसा है? सतत है। ठीक है, और यदि एफ डैश एक्स किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं है, एफ डैश एक्स क्या है? किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं है, तो सिद्ध कीजिए। हमको सिद्ध करना है क्या? एफ ऑफ -5 नॉट इक्वल एफ ऑफ 5। ठीक है, चलो देखो ये क्या कह रहा है, एफ डैश सी 0 नहीं है, एफ ऑफ एक्स 0 नहीं है ना, एफ डैश सी भी इसी को हम बोलते हैं, एक्स की जगह पे सी रख दिए, 0 नहीं। और सी की वैल्यू क्या होती है? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, मध्यमान पर में से बी माइनस ए। ठीक, जब ये 0 इक्वल नहीं होता है, फिलहाल यहाँ हमें दिखाना है कि ये इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं होता था एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, तो क्या मध्यमान पर में लगती थी ना। और इसने बोला कि एफ डैश एक्स क्या है? 0 के बराबर नहीं है, कुछ ना कुछ होगा वैल्यू। तो एफ डैश सी क्या हुआ? नॉट 0। एफ डैश सी की वैल्यू फार्मूला हमने लगा दी, ये होता है बी माइनस ए एफ ऑफ बी ना। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 0। एफ ऑफ बी इक्वल टू एफ ऑफ ए। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? वैल्यू रख दो, ये ए होता है, ये बी होता है, तो अब बी की जगह पे कितना है? 5 ना, और ए की जगह पे कितना है? -5। इसी को कहेंगे प्रूव्ड। ये हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों एक ही है। क्वेश्चन नंबर 2 में मध्यमान पर में हमको क्वेश्चन नंबर 2 में रोले की थ्योरम वेरीफाई करनी थी, और छठवें में वही कह रहा है प्रश्न संख्या 2 में उपरोक्त दिए गए तीनों फलनों के लिए मध्यमान की अनुपयोगिता की जांच कीजिए। मतलब क्वेश्चन दोनों सेम है, जो 3 पार्ट दिए गए हैं, रोले की भी थ्योरम देखना है और मध्यमान की भी थ्योरम जो है उसको हमें देखना है किस पे वेरीफाई होती है, किस पे नहीं होती है। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन, दूसरे का पहला, दोनों एक साथ करेंगे हम। दूसरे का पहला रोले की थ्योरम और मध्यमान थ्योरम जो है मीन वैल्यू थ्योरम, दोनों को एक साथ देखेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन दे रखा है ये है एफ ऑफ एक्स। पहला फंक्शन जो दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू महत्तम गुणांक फलन, ठीक, के लिए कह रहा है एक्स बिलोंग्स टू 5, 9। अब ये हमें बताना है। देखो जो महत्तम गुणांक फलन है, ये क्लास 11th में पढ़े थे फलन के बारे में। महत्तम गुणांक फलन का जो फंक्शन मतलब जो ग्राफ बनता है वो ब्रेक होके बनता है, ऐसे बनता है। ठीक है, एक आध क्वेश्चन में ये पीछे मिला भी था। ठीक, तो ये अगर फंक्शन ग्राफ ब्रेक हो रहा तो ये कंटिन्यूअस होगा ही नहीं। तो पहले ही स्टेप पे जो है हमारा काम गड़बड़ हो गया कि 3 स्टेप हमें जांच जो करनी होती है, पहले स्टेप पे ये क्या हो गया? इनकम्प्लीट हो गया।
उसके जो रूल्स हैं उसको क्या हो रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ लिखोगे स्टेप फर्स्ट में क्या लिखोगे, चूँकि दिया गया फलन महत्तम गुणांक इसको बोला जाता है। कैसा फलन, महत्तम गुणांक फलन। इसके बारे में हम तुम लोगों को बताए थे। ये क्या करता है, जैसे पॉइंट में कोई वैल्यू हो 1.99, 1.23 या 2.73 या 2.04, तो ये हम चेक करेंगे किसके बीच की वैल्यू है, ठीक, किसके बीच की है। और फिर जो छोटा वाला वैल्यू होता है वही इसका मान आ जाएगा। तो यहाँ के 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। इस टाइप से होता है ना। तो ये इसी से पता चल जाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसका जो ग्राफ बन रहा है ब्रेक होके बनेगा, क्योंकि अब इसके बीच में जो भी वैल्यू लेंगे वो एक ही मान आएगा ना। तो ये ब्रेक हो जाएगा जितने भी इसके ग्राफ बनेंगे। तो क्या होगा, महत्तम गुणांक फलन है, इसलिए फलन ना तो अंतराल जो दे रखा है 5,9 ये दिया है ना, पर सतत होगा और ना ही अंतराल कितना है 5,9 पर अवकलनीय होगा। क्या होगा, अवकलनीय होगा। ठीक है। तो बस इस जगह ये नहीं है तो अभी आगे स्टेप हमको करना ही नहीं है, आगे के दोनों स्टेप करना ही नहीं, क्योंकि पहला ही नहीं हो रहा है। पहला सतत और अवकलनीय होता तब आगे भी सेकंड स्टेप पे जाते, तो यही नहीं हो रहा है तो फिर हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। लिख देंगे कि ना तो रोले की थ्योरम परिभाषित है, अतः ना तो रोले तथा माध्यमान प्रमेय ना तो रोले तथा मध्यमान प्रमेय परिभाषित नहीं है, ऐसे लिख लो, परिभाषित नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई इतना। अच्छा, इसी का अगर सेकंड क्वेश्चन देखोगे, ये तो पहला था, सेकंड नंबर में क्या है, एफ ऑफ एक्स देखो, उसमें भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है, सिर्फ इंटरवल चेंज कर दिया है। क्या इंटरवल दिया हुआ है, -2, तो इस इंटरवल से कोई मतलब ही नहीं है। जब ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा, सेम यही प्रोसेस लिख लेना, सिर्फ यही इंटरवल की जगह पे ये लिख देना। ठीक है, ये सतत और कंटिन्यूअस होगा ही नहीं ना, सतत नहीं होगा ना तो अवकलनीय होगा, तो क्या होगा, वेरीफाई नहीं करेगी रोले की थ्योरम ना तो मीन वैल्यू थ्योरम। तो ये 2 स्टेप में ही हो गया, पहले स्टेप में ही, दोनों करने की ज़रूरत नहीं है। तो सेकंड वाला पार्ट तुम लोग इसको कर लेना, डू यू सेल्फ। ठीक, जाने दो, आगे देखते हैं। चलो, एक पार्ट बचा हुआ है लास्ट, थर्ड नंबर क्या है, दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x² - 1 और यहाँ पे x बिलोंग्स टू 1, 2। तो चलो देखते हैं, यहाँ लिखेंगे स्टेप फर्स्ट में क्या है, एफ ऑफ एक्स एक बहुपद है, एफ ऑफ एक्स एक बहुपद है, और जितने भी बहुपद होते हैं वो सतत और अवकलनीय दोनों होते हैं। ठीक है, बहुपद है, अतः अंतराल, ये जो इंटरवल दिया गया है, अंतराल 1,2 पर सतत तथा 1,2 पर अवकलनीय है। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाओ सेकंड स्टेप पे। अब इस पे देखो, इस पे हो गया तब सेकंड पे पढ़ रहे हैं। अभी अगर यही सतत और अवकलनीय नहीं होता तो आगे भी छोड़ देते। तो ये क्या हो गया, सतत और अवकलनीय है ना। तो आगे देखते हैं, आगे क्या करना होता, हमें एफ ऑफ ए निकालना होता। तो एफ ऑफ ए
यही निकालो, देखो ए की जगह कितना है, ये ए होता है, ये बी होता, तो ए इक्वल टू 1 है। 1 कहाँ, यहाँ रखो, 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1 बराबर 0। एफ ऑफ बी निकालो, बी मतलब कितना 2, 2 का स्क्वायर माइनस 1, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। तो देखो यहाँ पे एफ ऑफ ए नॉट इक्वल एफ ऑफ बी। तो अगर रोले की थ्योरम वेरीफाई करोगे तो ये तो नहीं होगी, क्योंकि रोले की थ्योरम कहता है कि ये एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी हो, तो दूसरा क्वेश्चन खत्म हो गया। लिख दोगे कहता रोले की प्रमेय वेरीफाई सत्यापित नहीं होगी, यहीं लिख दोगे अतः रोले की प्रमेय सत्यापित नहीं होगी या परिभाषित नहीं होगी, परिभाषित नहीं होगी। कितना हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 में मध्यमान कहा है, तो मध्यमान में ये भी स्टेप देखेंगे, ये स्टेप देखो मध्यमान के लिए ये ठीक है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, बराबर नहीं है, तो एक स्टेप इसमें आगे बढ़ जाएंगे, स्टेप 3। अब यहाँ से हम c की वैल्यू निकालेंगे। तो एक काम करो, एफ ऑफ एक्स कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 2x, ठीक, c रख दो, एफ सी इक्वल टू 2c, ठीक है। अब बताओ एफ डैश सी की वैल्यू कितना होती है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू 2c। बी की वैल्यू देखो निकाल चुके हो, ये 3 माइनस 0, बी की वैल्यू कितना है 2 माइनस 1 इक्वल टू 2c, ये आ जाएगा 3/1 2c, या c इक्वल टू 3/2, और 3/2 का मतलब होता 1.5। 1.5 देखो 1 और 2 के बीच में है कि नहीं है, अतः मध्यमान प्रमेय परिभाषित हुई या सत्यापित हुई, मान प्रमेय जो c का वैल्यू आएगी वो इस अंतराल के बीच में आएगी, ठीक है। अतः मध्यमान प्रमेय परिभाषित है। तो ये हो गया तुम्हारा, ठीक है, चलो नोट कर लो।